दिल्ली फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद वाक़यात के मुलज़िमा है सफ़ूरा ज़रगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंसानी बुनियादों पर ज़मानत दे दी है। सफ़ूरा को कोर्ट ने जांच के अमल में रखना अंदाजी से गुरेज करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा सफ़ूरा को तफ्तीशी अफसर के साथ राब्ते में रहना होगा। दिल्ली से बाहर जाने पर सफ़ूरा को इजाज़त लेनी पड़ेगी। कानपुर में लड़कियों के लिए कायम किए गए सरकारी शेल्टर होम में 50 से ज़ायद बच्चियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और 7 बच्चियों के हामला होने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की गई है। मारूफ कानूनदा और सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर फरूख खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को खत लिखकर इस मामले में अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस को लिखे अपने खत में एडवोकेट फरूख खान ने कहा है कि सरकारी शेल्टर होम में लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती मुल्क के आईन में दिए गए बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफवर्जी है। खत में चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि हाई कोर्ट इस संगीन मामले में अज खुद नोटिस लेते हुए अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए और इस मामले में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कानपुर से जो दिल दहलाने वाली खबर आई है, जिससे मुझे लगता है कि इस देश का हर नागरिक उससे बहुत विचलित होगा। उस संदर्भ में बालिका सुधार गृह के मसले को लेकर उस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक आवेदन लिखा है और उसमें मैंने उनसे ये प्रार्थना की है कि कानून सम्मत इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कोर्ट खुद इसको प्रोसीड करे। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना के मामलों और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 312 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 14,933 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,40,215 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 14,011 अफराद की जाने जा चुकी है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,35,796 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,283 लोगों की जाने जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 62,655 हो गई है, जबकि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कल एक ही दिन में रियासत भर में जुमला 872 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 7 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। GHMC के हदूद में 713 नए मामले दर्ज हुए थे। इसी तरह रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 8,676 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 217 हो गई है। कोरोना मुतासरीन से 17 कमसिन बच्चे भी शामिल है। मगरबी उत्तर प्रदेश के अजला में एक तरफ तो कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं अनलॉक की शुरुआत के बाद से खुले बाजार कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को दावत दे रहे हैं। खास तौर पर कंटेनमेंट जोन वाले मेरठ शहर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मामले में पुलिस इंतजामिया भी नाकाम साबित हो रही है। मेरठ में आज से खोले गए ऐसे ही एक बाजार के हालात का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार ने। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही बाज़ारों को खोलने का सिलसिला भी शुरू हुआ था। मेरठ कंटेनमेंट जोन में है, इस वजह से यहाँ पर बाज़ारों को खोलने की देर से शुरुआत हुई है। 3 दिन के शेड्यूल में हफ्ते में बाज़ार खोले गए हैं। आज से ये सुभाष मार्केट को खोला गया है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल किया जाएगा, सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुभाष बाज़ार में जो आज पहले रोज़ यहाँ मेरठ में खुला है और बड़ा मार्केट है शहर का, पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। जो भी सारे यहाँ पे जिनको फॉलो करना चाहिए था, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे कि इस दौरान फॉलो किए जाएंगे, वो कहीं नहीं है। लेकिन बस दुकान खुली है, लोग आ रहे हैं। इसी तरह से जो बैटरी रिक्शे हैं उसमें हमको पूरी सीटों पर भरे हुए रिक्शे दिखाई दिए। हद यह है कि जब यहाँ से शिकायतें मिली तो इलाके का जो कोतवाली थाना कोतवाली इलाके में यह आता है, तो जो कोतवाल साहब हैं खुद यहाँ पर पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया। सर, यहाँ पर आप पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया, किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराया जा रहा है? देखिए, जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत सभी को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो
प्रत्येक घंटे में अपने ग्राहक को और स्वयं को वो सैनिटाइज करेंगे। इसके लिए हम हूटर और सायरन के द्वारा उनको अवगत भी करा रहे हैं कि दुकान पर कोई भी आदमी बिना मास्क के नहीं मिलेगा और बिना सैनिटाइज के वो हर एक घंटे में सैनिटाइज होगा, स्वयं और अपने ग्राहकों को भी। कुछ है तो उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि भाई इसका बिल्कुल पालन करें और अच्छे से पालन करें, तो लोग पालन कर रहे हैं और फिर भी उनको सचेत किया जा रहा है, हर एक घंटे में सचेत किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका पालन हो जाएगा। यही उम्मीद की जा रही थी कि कारोबारी जो हैं और जो ये लोग कस्टमर्स आ रहे हैं वो खुद से फॉलो करेंगे, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को खुद भी जाके समझाना पड़ रहा है। वो समझा भी रहे हैं और लोगों से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे व्यापार मंडल के यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। किस तरह से अकरम भाई, किस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, क्या आप हालात देखे आज? देखिए, मेरा नाम अकरम गाजी है, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूँ मैं। और भगत सिंह मार्केट में और ये गोलकवा और हापुड़ स्टैंड चौराहा, यहाँ पे जो है सारे व्यापारियों से हमने ये बात कही है कि सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। जैसे शासन और प्रशासन ने, हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने और सीओ साहब ने और कोतवाल साहब ने, थाना कोतवाली ने पूरी मेहनत करके इस बाज़ार को जो है हमारी आगे बात बढ़ाई और ये बाज़ार खुलवाया। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से लोगों को जो है एहतियात बरतनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है? मैं अंकुर गोयल, संयुक्त व्यापार संघ से मंत्री। हमारे शासन द्वारा जो और प्रशासन द्वारा जो पूर्णतः व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन व्यापारी जो है ना उस सहयोग का बहुत अत्यधिक फ़ायदा उठा रहे हैं। और फ़ायदा उठाने के साथ साथ वो अपना फ़ायदा नहीं उठा रहे, अपने शरीर के लिए और अपने खुद के लिए नुकसान कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हापुड़ अड्डा हुआ, गोलक हुआ, अभी आज सुभाष बाज़ार खुला। सुभाष बाज़ार में भी एक बुक की दुकान थी, 8-8, 10-10 जने हैं। आप यहाँ देख लो, हापुड़ अड्डे पे देख लो, व्यापारियों का सहयोग, यहाँ के अध्यक्ष लगे हुए हैं, महामंत्री लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, रोज़ कह रहा है आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो। आप अखबार में भी देख रहे हैं, मेरठ की स्थिति के अलावा और हर जगह की स्थिति देख रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मुझे ये लगता है इस तरह के उससे दोबारा ये मेरठ क्या पूरा देश बंद कराएंगे, जब ये ना फ़ायदा होगा। ये नहीं देख रहे कि हमारी इससे बीमारी बढ़ रही है, ये तो केवल ये देख रहे हैं कि हमारी कमाई हो रही है। उसके यहाँ ग्राहक आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा, या मेरे यहाँ 10 ग्राहक है तो उसे समझाएं, कोई समझाने को उसमें नहीं। ये बढ़ेगा ज़रूर, ये इतना बढ़ेगा, हमें मजबूर शासन को भी और प्रशासन को भी इसे बंद कराएंगे। पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी? आप ये देख लो, मेरठ के अंदर पहले जो 3 मृत्यु हो रही थी, 2 हो रही थी, किस दिन 5 हो रही हैं, किस दिन 6 हो रही हैं। कोई सा दिन अभी तक ऐसा नहीं गया जहाँ 25 से 30 केस, और कई दिन तो ऐसे थे लगातार 3 दिन लगातार 40 केस, 35 केस, 36 केस। हापुड़ देख लो, हापुड़ बंद हो गया है। हापुड़ के बाद बुलंदशहर बंद हो गया, बुलंदशहर के बाद पिलखवा बंद है, पिलखवा के बाद सिकंदराबाद बंद है। यहाँ की जो खुले थे वो बंद है। जिस तरह से मेरठ के हालात हैं और ये यहाँ के ज़्यादातर इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं और पिछले ही 2 हफ्ते में 300-350 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर निकल चुके हैं और इन्फेक्शन का ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। पिछले दिन ही 19 मरीज़ यहाँ से थे और हापुड़ में 84 मरीज़ एक ही दिन में निकले थे। अमवात भी लगातार हो रही हैं। इन हालात में यही लगता है कि अगर कहीं चूक हो गई तो ये खतरा इतना बढ़ जाएगा कि फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी भी शासन प्रशासन से, ज़िला इंतज़ामिया और लोगों से ख़ास तौर पे ये अपील है कि एहतियात बरतें। अभी खतरा टला नहीं है, अगर ये चेन नहीं टूटी तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे, जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। सऊदी अरब की हुकूमत ने रवा साल कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के ताल्लुक से अहम फैसला लिया है। सऊदी हुकूमत ने इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज करने की इजाज़त दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुसलमान भी हज कर सकेंगे। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000
आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वहीं इस साल हिंदुस्तान से करीब 2 लाख और राजस्थान से 5,350 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले थे, मगर अब सऊदी हुकूमत के फैसले के बाद किसी भी मुल्क के आज़मीन हज को हज करने की इजाज़त नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अरबाज खान ने राजस्थान के हज कमेटी के ईओ महबूब खान से बातचीत की। सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि हज यात्रा 2020 में दूसरे मुल्कों के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। इस ऐलान के बाद में केंद्रीय हज कमेटी ने अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। राजस्थान हज कमेटी के ईओ महमूद खान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। हज यात्रा 2020 को लेकर के फाइनली कोई जवाब आया या नहीं? देखिए, हज 2020 के मामले में आपने देखा होगा कि कल शाम से और आज भी सोशल मीडिया पे कई तरह के जो खासकर व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे उनमें जो है वो कटिंग्स जो है न्यूज़पेपर की और सऊदी सरकार के द्वारा किए गए ऐलान की कई चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हमारे पास अभी तक रिटर्न के अंदर इस प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है कि हज 2020 जो है वो कैंसिल है या क्या है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप आम जन को ये पता है कि कोविड जैसी जो गंभीर परिस्थिति है इसके अंदर सामूहिक तौर पे लोगों का इकट्ठा होना जो है वो सही नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे सब जगह, सऊदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो या तो सिर्फ सऊदी नागरिकों को हज की इजाज़त देंगे या नॉन रेजिडेंट सऊदियंस को देंगे जो कि बाहर रह रहे हैं अरब से। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तरीके का है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि केंद्रीय स्तर के ऊपर भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक मामला मंत्री हैं उनके द्वारा भी मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी किया गया जो मैंने अभी देखा नहीं है, आप जैसे साथियों से ही पता चला है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा उम्मीद करता हूं कि आज या कल तक जो है रिटर्न के अंदर समस्त हज कमेटियों को ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। सऊद साहब यहाँ मौजूद हैं, आपसे साहब क्या सवालात हैं लोगों के? अगर हज यात्रा कैंसिल होती है तो कौन कौन से सवाल जहन में रहेंगे? हज यात्रा कैंसिल होने पर तो जो है एक तो जो फी जो जमा कराई है उसके बारे में लोग चाहेंगे कि वो फी कैसे मिले जल्दी से जल्दी। अगले साल उनको रिजर्व रखा जाए या नहीं रखा जाए, लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनकी जो दोबारा इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, जिनके नाम आ चुके हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो एज इट इज अगले साल के लिए रिजर्व किए जाए। देखिए, इस मामले में अभी कोई भी टिप्पणी किया जाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी निर्णय हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिया गया है। और आप देखेंगे कि पूर्व के वर्षों में भी जो है नवीन परिस्थितियां होती हैं तो किस तरीके से कौन लोग आवेदन करेंगे या नए हैं इनको रखा जाना है नहीं रखा जाना है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के स्तर पे ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल राजस्थान के करीब 5,350 जो चयनित हज आवेदक हैं उनके पासपोर्ट लौटाए जाने हैं, उनका पैसा लौटाया जाना है। एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से वो आना है हज यात्रा रद्द होने के लिए, क्योंकि सऊदी सरकार अपने खुद के नागरिकों को तो हज कराएगी लेकिन दुनिया भर के तमाम नागरिक हज नहीं कर पाएंगे, जिनमें करीब 2 लाख हाजी हिंदुस्तान से जाने थे और उनमें से 5,350 हाजी राजस्थान से चयनित किए गए थे। और आगे ये उम्मीद थी कि जो नई सीट्स निकल करके आएंगी वो और भी ज्यादा राजस्थान की तादाद बढ़ाएंगी। फिलहाल इन तमाम सीटों को रिजर्व करके अगले साल दोबारा हज पर भेजे जाने की डिमांड है, जिस पर हज कमेटी ने अभी कुछ तय नहीं किया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के जालना में तालाब के करीब खेलने गई 5 लड़कियां तालाब में डूबकर हलाक हो गई। ये वाकया भोकरदान जिले के तालुगांव वाड़ी में पेश आया है। DYSP भोकरदान सुनील जय भाई ने जाए हादसे का दौरा किया। 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेज दिया गया है। महलुकीन में अशूबी पठान 6 साल, नबी बाबा 6 साल, अलिदाबी 7 साल, सानिया बी 6 साल और शुभू पठान 5 साल शामिल है। औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की अमवात में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। अब तक 200 से जायद अमवात हो चुकी है। आज 163 पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ है। संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए नौजवान तबका जद्दोजहद में मसरूफ है। अस्पताल में दाखिले से लेकर मैयतों की आखिरी रसूमात में नौजवान पेश है, लेकिन PPE किट और एम्बुलेंस की कमी से दुश्वारियां पेश आ रही है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के एक इजलास में हालात हाजरा का जायजा लिया गया और म्युनिसिपल इंतजामिया से PPE किट में इजाफे का मुतालबा किया गया।
मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने सरकारी हुक्काम से अपील की है कि वो नौजवानों को एतमाद में लेकर काम करे ताकि मुतहिदा तौर पर इस वबा का मुकाबला किया जा सके। हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान है हमारे पास, वो उनको प्रशासन से इजाज़त मिले कि वो उनसे मिल सके, बातचीत कर सके, उनके ग्रीवेंसेस है, उनकी जो कुछ जो शिकायत है उनको भी सुन सके और वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जा सके ताकि वो दूर की जाए। दूसरे PPE किट का मामला है, जैसे कॉरपोरेशन 5 किट देती है, लेकिन अगर फैमिली के कोई लोग देखना चाहते हैं, जिसकी तदफीन हो रही है उसको देखना चाहते हैं, लेकिन बगैर PPE किट के हो नहीं सकता, और PPE किट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो देख नहीं सकेगा। महाराष्ट्र में कोरोना हॉटस्पॉट करार दिए जाने वाले सनती शहर मालेगांव में अब कोरोना की वबा कंट्रोल में है। ताहम नासिक जिले का सदर मकाम नासिक शहर और धुलिया शहर में कोरोना के इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। मालेगांव के कांग्रेस लीडर साबिक MLA रशीद शेख ने नासिक धुलिया के शहरियों के लिए अपने हुस्न सलूक की मिसाल पेश करते हुए कहा कि नासिक धुलिया के कोरोना मुतासरीन मालेगांव के अस्पतालों में इलाज हासिल करा सकते हैं। मालेगांव शहर के ऊपर कि जितना तेजी से हमारे वहाँ कोरोना वायरस का सिलसिला जोर में शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से अल्लाह ने डॉक्टरों का जरिया लगा के इन लोगों ने ऐसे अय्याम के अंदर कामकाज किए, उसके वजह से आज हमारे वहाँ पेशेंट अल्लाह की तरफ से बहुत कम हुए। आज की तादाद मेरे ख्याल से सिर्फ 70 है, जो मालेगांव कॉर्पोरेशन के हद में है, और मुझे उम्मीद है कि आगे मालेगांव शहर जो है कोरोना मुक्त होगा। नासिक के अंदर पिछले दिनों पेशेंट नहीं थे, धुलिये में नहीं थे, आज हमारे वहाँ अल्लाह की तरफ से करीब 300 बेड खाली पड़े। मुल्क में जब से कोरोना वायरस का मसला खड़ा हुआ है, तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं ताकि समाजी दूरी के उसूलों को बरकरार रखा जा सके और तलबा को कोरोना वायरस का शिकार बनने से रोका जा सके। स्कूल कॉलेज के अलावा कोचिंग क्लासेस को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोचिंग क्लासेस के जरिए रोजगार हासिल करने वाले हजारों लोग बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। ऐसे में नांदेड़ के एजुसेफ नामी एक इदारे ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिसकी मदद से ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक के माध्यम से हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था। उसमें प्रेफरली जो उनको हार्ड जाने वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ये था, तो बाद में जो कि हम जो 4-5 जन है, जो भी यंग जो फ्रेंड्स और जो एजुकेशन सिस्टम में, जो भी एजुकेशन फील्ड में अब तक काम करते हुए आ रहे थे, तो हमने इकट्ठा होकर एक ऐप बनाने की एक सोच रखी। और यहाँ पर हमारा ऐसा है कि हम हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल मिलाकर सक्सेस कैसे पा सकते हैं वो देखना था हमें। जब सबसे मेन जो इसका शिक्षण सेतु का जो था वो ये है कि हम ई लर्निंग जो कंसेप्ट है, तो ई लर्निंग के थ्रू हर जगह पहुंच सके। जैसे कि हम देखते हैं सिटी में हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बट ग्रामीण भाग में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो ऐप है, हम चाहते हैं कि ग्रामीण भाग तक पहुंचे, ग्रामीण भाग के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले इस ऐप के थ्रू। पाकिस्तान हाई कमीशन को लेकर भारत ने एक अहम फैसला किया है। वजारत खारजा उमूर के मुताबिक भारत पाकिस्तान हाई कमीशन में मुलाजमीन की तादाद 50% तक करेगा। पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी हाई कमीशन में मुलाजमीन की तादाद भी घटाई जाएगी। इस फैसले पर 1 हफ्ते के अंदर ही अमलावरी होगी। संसद पर हुए हमले के बाद भारत ने कुछ ऐसी ही कार्रवाई की थी, जब उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बयान देकर कहा था कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटाकर 50% की जाएगी, क्योंकि उनके संबंध आतंकी संगठनों से हैं और साथ ही साथ वो भारत में रहकर जासूसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। 19 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर भारत ने कुछ वैसी ही कार्रवाई की है, यानी कि पिछले 19 सालों में पाकिस्तान की तरफ कुछ नहीं बदला। आज भी वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, भारत में जासूसी करते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान उच्चायोग में इस वक्त 110 अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी संख्या घटाकर अब 55 की जाएगी और ये कार्रवाई अगले 1 हफ्ते में पूरी की जाएगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोरोना लॉकडाउन में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। वहीं एमपी में कोरोना मरीजों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 12,190 हो गई है।
कोरोना से 521 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,215 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह से कोरोना की महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक के बाद एक 10 रुपए का दाम पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिया और सामान्यतः डीजल और पेट्रोल में भी कर दी, उसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। और नौजवान इस बात की और ज़्यादा निंदा कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमसे रोजगार छीना और अब रोजगार छीनने के बाद पेट्रोल के इतने दाम बढ़ा दिए कि आज हमारी ये स्थिति हो गई। इसीलिए हम लोग अपनी गाड़ियां सड़क पे रखकर चल रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि भोपाल पुलिस भी तय कर ले, जिस तरह से भोपाल की पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है तो उसको भी समझ लेना चाहिए कि नौजवानों के साथ अब नहीं करें तो हम लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे। बेंगलुरु में 2 दिन कबल व्हीलिंग से खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर करतब दिखाने वाले 3 मुस्लिम नौजवान इस हादसे में हलाक हुए हैं। सड़कों पर मोटरसाइकिल की व्हीलिंग, चेजिंग, ड्रैगिंग के वाकयात शहर के मुस्लिम समाज के लिए तशवीश का सबब बने हुए हैं। साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान और दीगर ने कहा कि नौजवान अपना टैलेंट तालीम और खेलकूद के मैदान में दिखाए, न कि सड़कों पर अवाम को परेशान करते हुए। वाज़ेह इससे कबल भी बेंगलुरु में व्हीलिंग के वाकयात पेश आए हैं। उनमें कई मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हुए हैं और कई अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैं भी उनसे अपील किया था, मेरे नौजवानों को मैं अपील करता हूँ, माँ बाप आपको इतनी चाहत मोहब्बत से, अभी तो 4 नौजवान उसके अंदर पूरे मेरे ख्याल से 18 से 20 साल की उम्र के हैं। अभी वो माँ बाप का क्या होएगा? आपका नहीं, अपने माँ बाप का सोचो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले भी तो बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ऐसे हाल के अंदर जो कोरोना का माहौल महामारी चल रहा है, ऐसे पोजीशन के अंदर भी जो है माँ बाप अपने बच्चों की तरफ नज़र ना रखें तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो मेरी तमाम नौजवानों से एक गुजारिश है कि आप व्हीलिंग ना करें। आपके वालिदैन आपको जो कुछ भी ये गाड़ियाँ दिलाते हैं, जो बाइक, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको दिलाते हैं, ये बाइक्स आपकी एजुकेशन में बच्चा अच्छा आना, अच्छा पढ़ना और मेरा बच्चा तरक्की करना बोल के आपको दिला रहे हैं। आप लोग जो बाइक व्हीलिंग्स कर रहे हैं, इससे एक तो आपके भी नुकसानात हो रहे हैं, बाकी औरों के भी नुकसानात हो रहे हैं। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि कोई भी हो, एक नौजवान कोई भी व्हीलिंग मत कीजिए, क्योंकि वो सही जगह नहीं है जो टैलेंट दिखाने के लिए। आपको टैलेंट दिखाने के लिए बहुत से जगह हैं, बहुत से फील्ड्स हैं, जैसे कि आपको आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन कर सकते हैं। करो वो मत करो, लेकिन फिर भी उनकी गैर हाजिरी में उठाते हैं। मोटरसाइकिल में ले जाकर 4-4 बच्चों को, 3-3 बच्चों को बिठाकर रेस करा के देखो हाथ क्या हाल है। जो माँ बाप के ऊपर गुजरती है उनको मालूम, बच्चों को क्या मालूम है। ये नौजवान समझते नहीं, लेकर जाते हैं गाड़ी, जोश में दोस्त मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ ये करके अपनी भी जान गंवाते हैं और घरों को भी परेशानी लेके आते हैं। कर्नाटक स्टेट वाल्मीकि नायक सिंह के रीजनल सेक्रेटरी एस रघुवीर नायक ने रायचूर शहर में वाक़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शिलांत्रू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक तकर्रुरात करने का मुतालबा किया है। रघुवीर नायक कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि साल 2017-18 में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग असामियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर बदअनवानी और बेकायदगियां पेश आई थी। यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट होता है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो हुआ है 2017-18 में, वो सब कुछ क्या है, यूनिवर्सिटी वाले बहुत उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो इसके बारे में हम लोग रेगुलरली फाइट करते आए, प्रोटेस्ट करते आए। तो गवर्नमेंट, पीछे का गवर्नमेंट जो है एक इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेंशन किया है, डॉक्टर शीलवंतर के कमेटी बनाया। वो कमेटी वो ऑलरेडी रिपोर्ट भी दे दिया, 564 पेजेस का रिपोर्ट दे दिया। जो हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, हम लोग जो अलिगेट किए थे, वो अलिगेट करेक्ट है। जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये लोग रिक्रूट करे हैं, तो वो रिक्रूट करे से पूरा गलत है बोल के वो रिपोर्ट ऑलरेडी दे दिए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद